अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 16 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि लास्ट वीक में हमने क्वेश्चनियर डिज़ाइन का जो टॉपिक है वो शुरू किया था और इसको हमने 6 हिस्सों में डिवाइड किया था। ये इसका पार्ट 4 बनता है। लास्ट जो पार्ट हमने पढ़ा था उसमें हम क्वेश्चनियर डिज़ाइन प्रोसेस का 5वां स्टेप पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, और इस लेक्चर में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं आपको टॉपिक का एक रीकैप दूं तो क्वेश्चनियर डिज़ाइन प्रोसेस के 10 स्टेप्स हैं। उन 10 में से पहले 4 स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं। 5वां जो स्टेप है वो हमने आधा पढ़ा था, बाकी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसके जो बाकी स्टेप्स हैं वो आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा स्केल्स की सिलेक्शन करते वक्त हम 6 पॉइंट्स जो हैं उनको जहन में रखते हैं। उन 6 पॉइंट्स में एक तो ये है कि हमने स्केल की कितनी कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है। फिर हमने ये देखना है कि स्केल को हमने बैलेंस्ड रखना है या अनबैलेंस्ड रखना है। फिर जो कैटेगरीज हैं उनकी तादाद ऑड होगी या इवन होगी। उसके बाद जो चॉइसेस हैं वो फोर्स्ड होंगी या नॉन फोर्स्ड होंगी। फिर जो वर्बल डिस्क्रिप्शन है उसकी नेचर और डिग्री किस तरह की होगी। और फाइनली हमने देखना है कि जो स्केल है उसकी फिजिकल फॉर्म कैसी होगी। अब इन पॉइंट्स को हम बारी बारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट था कि जो स्केल की कैटेगरीज हैं वो कितनी होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी आप चाहते हैं। ज़्यादा अगर कैटेगरीज होंगी तो रिज़ल्ट्स भी ज़्यादा एक्यूरेट आने के चांसेस हैं, लेकिन उससे जो रिस्पोंडेंट है उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी। तो आम तौर पे हम 5 to 9 पॉइंट स्केल यूज़ करते हैं, यानी 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अगर हम लिकर्ट स्केल यूज़ करें और उसमें 9 पॉइंट्स शामिल करें तो उसकी तरतीब कुछ इस तरह से बनेगी: स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, मॉडरेटली डिसएग्री, माइल्डली डिसएग्री, अनडिसाइडेड, ये सेंटर पॉइंट पे हम पहुंच गए। फिर माइल्डली एग्री, मॉडरेटली एग्री, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। तो ये 9 पॉइंट लिकर्ट स्केल जो है वो बन जाएगा। दूसरा जो डिसीजन हमने स्केल के बारे में करना है कि हमने इसे एक बैलेंस्ड स्केल बनाना है या अनबैलेंस्ड स्केल बनाना है। बैलेंस्ड स्केल जो है वो ऐसा स्केल होता है जिसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल कैटेगरीज की तादाद इक्वल होती है। इसी तरह जो अनबैलेंस स्केल है वो नाम से पता चल रहा है कि जिसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल कैटेगरीज की तादाद इक्वल ना हो। आम तौर पे जब हम स्केल यूज़ करते हैं तो वो बैलेंस्ड ही होता है ताकि हमें एक ऑब्जेक्टिव डेटा मिल सके। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ स्केल्स ऐसे हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें मिलेगी रिस्पॉन्सेस की उसमें कुछ स्क्यूनेस आ सकती है। स्क्यूनेस से मुराद ये है कि कुछ सवालों के जवाब वो डेफिनेटली फेवरेबल हो सकते हैं या डेफिनेटली अनफेवरेबल हो सकते हैं। तो उस केस में एक स्क्यूड जो ग्राफ है उसका वो बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने समझाने के लिए जो स्क्यूनेस है वो शो की है। सेंटर वाली जो फिगर है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है वो सिमेट्रिक है, इसमें किसी किस्म की स्क्यूनेस नहीं है। इसी तरह से एक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि राइट स्क्यूड है, उसकी जो राइट साइड पे टेल है वो ज़्यादा लॉन्ग है, और दूसरी में लेफ़्ट स्क्यूड है जिसमें लेफ़्ट साइड पे जो उसकी टेल है वो ज़्यादा है। तो पता ये चल रहा है इससे कि जहाँ पे टेल लॉन्ग है वहाँ पे रिस्पोंडेंट्स ने ज़्यादा आंसर्स उन ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं किया, और जहाँ पे वो हाई पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर उन्होंने उन कैटेगरीज या ऑप्शंस को सिलेक्ट किया है जब उन्होंने रिस्पांस दिया है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इसकी समझ आ जाएगी। जी, यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों तरह के जो स्केल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, योवन मस्क फॉर मैन इज़, अब इसकी जो कैटेगरीज हैं अगर आप लेफ़्ट साइड वाली डायग्राम देखें जो बैलेंस स्केल है, इसमें 6 कैटेगरीज हैं
जो फर्स्ट थ्री हैं एक्सट्रीमली गुड, वेरी गुड और गुड, ये फेवरेबल हैं, और नीचे वाली जो तीन है बैड, वेरी बैड एंड एक्सट्रीमली बैड, ये अनफेवरेबल हैं। तो फेवरेबल भी तीन है, अनफेवरेबल भी तीन है, ये एक बैलेंस स्केल है। लेकिन अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये एक अनबैलेंस स्केल है, बिकॉज के इसमें जो चार कैटेगरीज पूछी गई हैं वो फेवरेबल हैं और बाकी जो दो हैं वो अनफेवरेबल हैं। एक्सट्रीमली गुड, वेरी गुड, समवॉट गुड एंड गुड, ये फेवरेबल है, और बैड और वेरी बैड जो है ये अनफेवरेबल हैं। तो अगर हमें ये महसूस हो, या हम पायलट टेस्टिंग जो इनिशियली हम थोड़ा सा सैंपल जो है वो कलेक्ट करके करते हैं, तो उससे पता चल जाए कि इसमें स्क्यूनेस आ सकती है किसी भी साइड पे, तो फिर हम बैलेंस्ड की बजाय एक अनबैलेंस्ड स्केल जो है उसको यूज़ करेंगे। इसके बाद हमें ये फैसला करना है कि हमने जो नंबर ऑफ़ कैटेगरीज हैं वो ऑड रखनी है या इवन रखनी है। आमतौर पे जो बैलेंस स्केल यूज़ किया जाता है उसमें ऑड नंबर ऑफ़ कैटेगरीज होती हैं, यानी 5, 7 या 9, और उसमें एक न्यूट्रल पोजीशन भी होती है। अगर हम ऑड नंबर ऑफ़ कैटेगरीज रखें लेकिन उसमें न्यूट्रल पोजीशन को शामिल ना करें तो फिर ये बैलेंस स्केल नहीं बनेगा। जैसे अगर आप ग्रीन वाला स्केल देखें तो इसमें 5 कैटेगरी ज़रूर हैं, लेकिन ये न्यूट्रल पोजीशन के बगैर है, लिहाजा ये बैलेंस स्केल नहीं है। इसी तरह अगर हम इवन नंबर ऑफ़ कैटेगरीज रखें और उसमें हम चाहे न्यूट्रल पोजीशन ना भी रखें, ये तब भी एक बैलेंस स्केल हो सकता है। जैसा कि जो सबसे नीचे वाला स्केल है ये एक बैलेंस स्केल है। वो अलग बात है कि ये एक फोर्स स्केल बन जाएगा जो आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो डिसीजन हमें करना है कि हमने स्केल को फोर्स चॉइस रखना है या नॉन फोर्स चॉइस रखना है, और ये डिपेंड करता है कि स्केल में न्यूट्रल पोजीशन मौजूद है या नहीं। अगर तो न्यूट्रल पोजीशन मौजूद है तो इसे हम नॉन फोर्स चॉइस कहते हैं, यानी इस केस में जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो एग्रीमेंट ऑप्शंस में से भी किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं या डिसएग्रीमेंट की ऑप्शंस में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो चाहें तो न्यूट्रल पॉइंट या अनडिसाइडेड पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है, और ये उस वक्त होगा कि जब हम जेन्युइनली समझते हैं कि रिस्पोंडेंट्स ने न्यूट्रल पोजीशन को ऑप्ट किया। लेकिन बाज़ दफ़ा ये केस भी होता है कि हम रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चनेयर फिल करने के लिए देते हैं और वो अपना टाइम बचाने के लिए सवालों को पढ़े बगैर ही जो न्यूट्रल पोजीशंस हैं उन्हीं को ऑप्ट करते चले जाते हैं। इस केस में हम न्यूट्रल पोजीशन को ख़त्म भी कर सकते हैं, और अगर हम इसे ख़त्म करेंगे तो ये फोर्स्ड चॉइस स्केल बन जाएगा, यानी इसमें या तो एग्रीमेंट की ऑप्शंस होंगी या डिसएग्रीमेंट की ऑप्शंस होंगी, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रल पोजीशन, अनडिसाइडेड पोजीशन वो नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे हम किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यहाँ पर स्केल में एग्जांपल में एक स्केल दिखाया गया, ये एक नॉन फोर्स चॉइस स्केल की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें सेंटर में न्यूट्रल पोजीशन है, उसकी लेफ़्ट साइड पे एग्रीमेंट की कैटेगरीज हैं और राइट साइड पे सॉरी उलट के आ गया, जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर डिसएग्रीमेंट की कैटेगरीज हैं और राइट साइड पे एग्रीमेंट की कैटेगरीज हैं। तो ये एक नॉन फोर्स चॉइस स्केल है। स्क्रीन पे आप एक जो फोर्स चॉइस स्केल है उसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। इसमें आप देखें कि न्यूट्रल जो पॉइंट है वो मौजूद नहीं है, उसके अलावा एग्रीमेंट की कैटेगरीज हैं और डिसएग्रीमेंट की कैटेगरीज हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट, या जिसे हम अनडिसाइडेड या डोंट नो या नो ओपिनियन पोजीशन भी कह सकते हैं, वो इसमें मौजूद नहीं होगा। फिफ्थ डिसीजन जो हमें स्केल्स के बारे में करना है कि उसकी जो वर्बल डिस्क्रिप्शन है उसकी नेचर और डिग्री क्या होगी। हम बाज़ दफ़ा जो वर्बल डिस्क्रिप्शंस हैं वो यूज़ करते हैं, बाज़ दफ़ा हम न्यूमेरिक्स यूज़ करते हैं, और समटाइम्स हम पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप इसकी कई एग्जांपल्स देखें। सबसे पहली जो एग्जांपल है इसमें सिर्फ वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड और वेरी गुड, तो सिर्फ जो वर्बल डिस्क्रिप्शंस हैं वो आपको नज़र आ रही हैं।
सेकंड केस में सिर्फ न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शंस हैं, नंबर्स हैं 1 से लेके 5 तक। थर्ड केस में आप देखें कि कॉम्बिनेशन है वर्बल और न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शंस का, यानी वेरी पुअर से वेरी गुड भी आ रहा है और नीचे जो न्यूमेरिक्स हैं 1 to 5 वो भी आ रहे हैं। और समटाइम्स हम पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शंस भी यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ जो फेसेस हैं वो आपको कंडीशंस बता रहे हैं, जैसे अनहैप्पी और न्यूट्रल और उसके बाद हैप्पी। ये 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम शेप्स को या पिक्टोरियल्स को यूज़ करेंगे। इसी तरह रिसर्चर ये डिसीजन भी ले सकता है कि उसने कैटेगरीज को लेबल कैसे करना है। तो 3 ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो वो हर कैटेगरी को लेबल करे, जैसे आप पहली एग्जांपल में देखें तो वेरी पुअर इज़ 1, पुअर इज़ 2, फेयर इज़ 3, गुड इज़ 4 एंड वेरी गुड इज़ 5। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो सिर्फ जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और जो न्यूट्रल कैटेगरी है सेंटर में उनको लेबल करे। जैसे आप देखें कि 1 इज़ स्ट्रांगली डिसएग्री, और फिर 5 इज़ अनडिसाइडेड और 9 इज़ स्ट्रांगली एग्री। तो दरमियान में जो है वो नंबर्स को लेबल नहीं किया गया। और तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि वो सिर्फ जो एक्सट्रीम्स पे कैटेगरीज मौजूद हैं, जैसे आप तीसरी एग्जांपल देखें तो वेरी पुअर इज़ एट लेफ्ट, उसके बाद 1 2 3 4 5, फिफ्थ जो है वो वेरी गुड है। तो सिर्फ एक्सट्रीम की जो कैटेगरीज हैं उनको लेबल किया गया। एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन है कि आपने जो कैटेगरीज यूज़ की हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अब स्ट्रेंथ से मुराद है कि उनके लिए जो वर्डिंग हमने यूज़ की है वो वर्डिंग किस तरह की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक 7 पॉइंट स्केल यूज़ कर रहे हैं और इसमें 1 जो है वो कम्प्लीटली डिसएग्री है और 7 इज़ कम्प्लीटली एग्री, तो ये जो लफ्ज़ कम्प्लीटली है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो आम तौर पे जो रिस्पोंडेंट्स हैं ना वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले जो ऑप्शंस हैं उनको ऑप्ट करना पसंद नहीं करते। वो कम ऐसा होता है कि उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। लिहाजा इस केस में क्या होगा कि जो एक्सट्रीम की कैटेगरीज हैं वहाँ पे रिस्पॉन्सेस कम आएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पीक ज़्यादा हो जाएगी। पीक से मुराद है कि वो सेंटर में ज़्यादा उसकी हाइट होगी और जो साइड्स हैं वो उसकी हाइट कम होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पीक्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर आप कैटेगरीज जो हैं उनको वीक बनाएंगे, वीक से मुराद है कि जब आप सॉफ्ट वर्डिंग यूज़ करते हैं, जैसे आपने कम्प्लीटली डिसएग्री और कम्प्लीटली एग्री यूज़ किया था, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। इस केस में आप जनरली डिसएग्री या जनरली एग्री की जो टर्म्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ये थोड़ी सी बैलेंस्ड है या थोड़ी सी वीक है। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो एक्सट्रीम ऑप्शंस को भी सिलेक्ट करना पसंद करेंगे। उसकी वजह से होगा ये कि जो वो पीक डिस्ट्रीब्यूशन थी अब वो थोड़ी सी माइल्ड हो जाएगी या थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी या थोड़ी सी यूनिफॉर्म हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनली हमें डिसाइड करना है कि जो हमारा स्केल है उसकी फ़िज़िकल फॉर्म कैसी होगी, यानी वो दिखने में कैसा होगा। तो समटाइम्स हम वर्टिकली उसको यूज़ करते हैं, समटाइम्स उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टली होती है। इसी तरह जो कैटेगरीज को हम यूज़ करते हैं वो बाज़ दफ़ा बॉक्सेस यूज़ कर लेते हैं या पॉइंट्स भी यूज़ हो सकते हैं। समटाइम्स वो डिस्क्रीट यूनिट्स की शक्ल में होती है, बाज़ दफ़ा कंटिन्यूम की शक्ल में होती है। इसी तरह न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो आप यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, दोनों भी हो सकती हैं, जैसा कि स्टेपल स्केल में होता है। फिर दो ख़ास ऐसी स्केल कैटेगरीज़ हैं जो मार्केटिंग रिसर्च में हम यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जब हमने बच्चों से डेटा कलेक्ट करना हो, क्योंकि बच्चों को इस तरह की जो कैटेगरीज़ हैं वो अपील करेंगी। और ये दो जो स्केल की टाइप्स हैं वो थर्मामीटर स्केल है और स्माइलिंग फेस स्केल है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इन तमाम की एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जी, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, जो लेफ़्ट साइड पे आपको एक पेज नज़र आ रहा है, स्केल्स नज़र आ रहे हैं, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें स्केल यूज़ किया गया वो वर्टिकल पोजीशन में,
जबकि बाकी जो स्केल्स हैं वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि कुछ जो पॉइंट्स हैं या कैटेगरीज हैं उनको बॉक्स की शक्ल में यूज़ किया गया है, कुछ को डिस्क्रीट यूनिट्स की शक्ल में यूज़ किया गया है, कहीं पे आपको कंटिन्यूम नज़र आ रहा है। इसी तरह जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, हर तरह की वैल्यूज़ भी नज़र आ रही हैं। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं स्केल को यूज़ करने की। ये रिसर्चर की अपनी एक चॉइस है कि वो किस तरह का स्केल, किस तरह की फॉर्म में यूज़ करना चाहे, और प्लस ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि वो किस तरह की जो ऑडियंस या रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट कर रहा है। अगर आप राइट साइड वाले पेज को देखें तो यहाँ पे थर्मामीटर स्केल और जो फेस स्केल्स हैं वो गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो फिर ये ज़्यादा उनको सूट करेगा, ज़्यादा अपीलिंग होगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा उनके लिए।